इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट की हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इंटरनेट जो होता है वो क्या होता है। इंटरनेट का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसमें क्या है आपका पूरा वर्ल्ड वाइड आपका जुड़ा हुआ है। इसे बोलते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क या नेटवर्कों का समूह कहा जाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क या नेटवर्कों का समूह कहा जाता है। नेटवर्क क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह नेटवर्क कहलाता है। अब दो या दो से अधिक कंप्यूटर क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो वो क्या है, एक नेटवर्क हो गया। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक कंप्यूटर ये दो और ये क्या है तीन, ये चार, तो ये क्या हो गया, नेटवर्क टू हो गया। ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, ये नेटवर्क हो गया, ये नेटवर्क। इसके बाद में यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, तो ये क्या हो गया, नेटवर्क नंबर 3 हो गया। तो नेटवर्क नंबर 1 मीन्स दो कंप्यूटरों से, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटरों का आपस में जुड़ाव। यहाँ पे कितने कंप्यूटर हैं, एक दो तीन चार, यहाँ पे एक दो तीन चार और ये 5 कंप्यूटर हैं। तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर अगर आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ दो कंप्यूटर जुड़ गए, नेटवर्क हो गया। यहाँ 4 कंप्यूटर जुड़े, ये एक नेटवर्क हो गया और ये एक नेटवर्क हो गया जिसमें 5 कंप्यूटर हैं। अब इन नेटवर्कों का नेटवर्क मतलब ये नेटवर्क आपस में अगर जुड़ जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं आपस में, तो उसे क्या कहेंगे, इंटरनेट कहेंगे। इंटरनेट कहा जाता है। इंटर का मीन्स होता है बीच में, ठीक है ना। तो नेट और ये क्या है, नेट, और यहाँ पे क्या है, इंटर। ये अगर ये नेट बीच में जुड़ रहे हैं आपस में तो इसे क्या है, नेटवर्क जो है। तो नेटवर्कों का नेटवर्क मतलब नेटवर्क आपस में अगर जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मीन्स दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों का आपस में जुड़कर बनाया गया समूह नेटवर्क कहलाता है। और ऐसे कई नेटवर्कों का नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट होता है। इंटर मतलब क्या होता है, बीच में। इंटरसिटी का मीनिंग क्या होता है, दो शहरों को जोड़ने वाली ट्रेन। इंटरफेस का मतलब होता है कि कंप्यूटर और इंसान आपस में जुड़ रहे हैं। तो ऐसे इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, नेटवर्कों का नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है, इंटरनेट होता है। तो ये 1950 में विंट सर्फ ने प्रारंभ किया, जिसे इंटरनेट का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, विंट सर्फ को कहा जाता है। 1950 में इन्होंने इस पे इंटरनेट पे काम करना चालू कर दिया था। वैसे पहला जो इंटरनेट आया था वो 1969 में आया था, जिसका नाम था आरपानेट। तो इन 1950 में विंट सर्फ जो थे, इन्होंने क्या है, इंटरनेट पे काम करना प्रारंभ किया था। इंटरनेट को प्रारंभ किया, इंटरनेट पे काम करना चालू किया। 1969 में पहला नेटवर्क बना था आरपानेट, बट पहले से इन्होंने काम चालू कर दिया था। तो इन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अगर पूछे कोई कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है तो वो कौन सा है, विंट सर्फ को कहा जाता है, विंट सर्फ। बात कर लेते हैं इंट्रानेट की। तो इंट्रानेट में क्या होता है कि एक संगठन के अंतर्गत निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह, निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह किसके, संगठन के अंतर्गत। कोई संस्था है या संगठन है, उसने अपना खुद का एक नेटवर्क बना रखा है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे इंट्रानेट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई बैंक है, अब बैंक ने क्या है, खुद का एक नेटवर्क बना रखा है। मान लीजिए एसबीआई बैंक है, इसका खुद का एक नेटवर्क है, ये तो ये क्या है, इसका खुद का एक नेटवर्क है। कोई यूनिवर्सिटी है, उसका एक नेटवर्क है, ये। या फिर क्या है, कोई कंपनी है, कंपनी का नेटवर्क है।
तो अलग अलग जो पर्सनल नेटवर्क हैं किसी संस्था के, एक संगठन के अंतर्गत निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। कोई एक संगठन है, उसके अंतर्गत निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का जो समूह है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? इंट्रानेट कहते हैं उसको। इंटरनेट के माध्यम से कोई संस्था अपनी सूचनाओं को अपने कर्मचारियों के मध्य सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है। इंटरनेट के माध्यम से कोई संस्था क्या करती है? अपनी सूचनाओं को अपने कर्मचारियों के मध्य सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है। जैसे मान लीजिए SBI बैंक है, अब इसका खुद का है नेटवर्क, ये इसकी ब्रांच क्या है? 1, ये क्या है? ब्रांच 2, ये क्या है? ब्रांच 3, ये क्या है? ब्रांच 4, तो ब्रांच 5, 6, 7 और ये 8। अब ये अपने कर्मचारियों के मध्य इनका नेटवर्क चल रहा है आपस में, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट बाहरी नेटवर्क का इन पे कोई भी इनसे जुड़ाव नहीं है। मीन्स अगर ये इंटरनेट से जुड़े हुए होते तो इनके पैसे को कोई निकाल सकता था, हैक कर सकता था, कोई भी चेंज कर सकता था। अब क्या है, इनका प्राइवेट नेटवर्क है बैंक वालों का, तो बैंक में अपनी ब्रांचों से बात कर सकते हैं, हेडक्वार्टर से बात कर सकते हैं, बाहरी कोई काम नहीं कर सकते। आप चाहो कि बैंक के कंप्यूटर पे जाके आप फेसबुक और ये चलाओ, कुछ नहीं चलेगा। वहाँ उनका खुद का इंटरनेट चलता है, केवल बैंक की वेबसाइट वगैरह वो खुल जाती है, वहाँ पे इंटरनेट का यूज़ नहीं होता है, इंटरनेट चलता है उनका खुद का। ठीक है ना, इंटरनेट में बस केवल अपनी ब्रांचों से उनसे कनेक्टिविटी हो सकती है और कुछ हो सकता है। तो अपनी एक संस्था का उनका नेटवर्क है और सिक्योरिटी बनी रहती है, जिससे आपस में वो अपने आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। पर बाहरी इंटरनेट से जुड़ने पे जो खतरा होता था हैकिंग का या सूचना चुराने का, वो इसमें नहीं है, सिक्योरिटी है। इसका मतलब इंटरनेट के माध्यम से कोई संस्था अपनी सूचनाओं को अपने कर्मचारियों के मध्य सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है। तो बैंक वाले आपस में बात कर सकते हैं, कोई ब्रांच है, हेडक्वार्टर है, कोई रीजनल ऑफिस है, आपस में बाहरी इंटरनेट से जुड़ाव नहीं है। यूनिवर्सिटी है, कोई यूनिवर्सिटी में वहाँ के स्टूडेंट जो हैं, वहाँ के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं और जो कोई भी हैं, वो यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने पेपर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपनी थीसिस वगैरह देख सकते हैं, उनके पास आईडी पासवर्ड है। बाहर का कोई बंदा उनके नेटवर्क में प्रवेश नहीं कर सकता है। कंपनी में भी, कंपनी में डिपार्टमेंट है, मान लीजिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और इसके अलावा सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, बट बाहरी कोई व्यक्ति इनके डिवाइस में इंटरनेट में प्रवेश नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी पर्पज से तो एक संगठन के अंतर्गत निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का समूह इंट्रानेट कहलाता है, किसी संस्था का खुद का नेटवर्क, जिसमें आपस में कर्मचारी वो सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक की मदद से किसी कंपनी में मौजूद सभी कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का मतलब होता है आईपी एड्रेस के द्वारा, इसमें आईपी जो है उसकी मदद से सभी कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। यह मुख्य रूप से क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से मिलकर बना होता है। तो आईपी टेक्निक की मदद से यहाँ पे क्या किया जा सकता है, इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये तो खुद का एक संगठन जो होता है। एक्स्ट्रानेट में क्या होता है, एक्स्ट्रानेट में क्या होगा, एक्स्ट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो सुरक्षित रूप से विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों और अन्य व्यवसायों के साथ व्यापार की जानकारी साझा करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ये एक निजी नेटवर्क है, पर सुरक्षित रूप से, निजी नेटवर्क तो ये निजी है, बट क्या है, इसमें सुरक्षित रूप से विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य व्यवसायों के साथ व्यापार की जानकारी साझा करने के लिए इंटरनेट प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। मतलब इसमें भी एक बाउंडेशन है कि किन किन लोगों से आप बात कर सकते हो, लिमिटेड लोगों से आप बात कर सकते हो। ये है तो एक तरह का इंटरनेट ही है, बट इसमें कुछ एक लोगों से बात करने की आपको आज़ादी होती है। लिमिटेड इंटरनेट है जिसमें इंटरनेट प्लस इंटरनेट दोनों का यूज़ किया जाता है, तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रानेट होता है। इसके बाद में टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होगा कि नेटवर्क का मीन्स होता है कंप्यूटरों को जोड़ना, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो वो नेटवर्क कहलाता है। अब क्या है कि ऐसे नेटवर्कों को उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा गया है। नेटवर्कों को उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पे, जैसे कितनी दूरी पे वो जुड़े हुए हैं, क्या लोकेशन है, तो लोकेशन या भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े हुए हैं,
तो कितनी कितनी दूरी पे वो जुड़े हुए हैं, उनकी दूरी को, उनकी भौगोलिक स्थिति को बेस मानते हुए उन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले एक आता है लोकल एरिया नेटवर्क। इनके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन से आप क्या समझते हैं? तो लैन से हम क्या समझते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी नेटवर्क में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स किस में आते हैं? लैन में आते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है, कॉलेज लैब है, ये किसी कॉलेज कैंपस में अगर कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, किसी बिल्डिंग में आपस में जुड़े हुए हैं, ट्रिपल स्टोर डबल स्टोर बिल्डिंग कोई है तो उसमें जुड़े हुए हैं, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मान लीजिए, तो ऐसी रेंज में अगर क्या है आपके कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो उसे क्या कहते हैं? लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। जो हमारे कॉलेजों में कंप्यूटर जो कनेक्ट होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? लैन से कनेक्ट होते हैं। बोलते हैं अपन लैन केबल, तो इसका मतलब लैन से कनेक्ट होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेन पूछा जाता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क किसी शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे मेन कहा जाता है। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क क्या होते हैं इसमें? ये बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे मान लीजिए आपका कोई सिटी है, सिटी में क्या है? एक स्थान है जहाँ पे क्या आपका लैन, ये है एक लैन 1, यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क है लैन 2, और एक है यहाँ पे लैन 3। ये 3 एरिया हैं आपके, ठीक है ना? ये इनसे आप जुड़े हुए हो। अब क्या है इसमें, ये एक शहर में अपनी दूरी है आपकी 2-2, 5-5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर है, ऐसे आपस में ब्रांचेज हैं यार ये। तो एक शहर में जब आपके लोकल एरिया नेटवर्क किसी शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मेन कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बहुत सारे लेनों को आपस में कनेक्ट करना, तो उसे क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट, इसके बाद में आता है फिर आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि हजारों किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से नेटवर्क में जुड़े रहते हैं। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हजारों किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से नेटवर्क में जुड़े रहते हैं। जैसे क्या है? टेलीफोन लाइंस। तो टेलीफोन लाइंस के थ्रू आपस में कंप्यूटर क्या होते हैं? नेट से कनेक्टेड होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं वर्ल्ड वाइड, उसे हम क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो आपको इनके फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने हैं। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद में नेक्स्ट एक आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन जो होता है यह बहुत कम दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है, जैसे ब्लूटूथ और वायरलेस टेक्निक में वाईफाई जो होता है, ब्लूटूथ होता है, इनसे जो थोड़ी दूरी का जो नेटवर्क बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे ब्लूटूथ से कितना बनता है? 30 फीट का एरिया कवर करता है। और वाईफाई से कितना होता है? वाईफाई से जनरली जो होता है वो कितना? 300 फीट। टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है, ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ आपको। 30 फीट तक ब्लूटूथ का एरिया रहता है, ब्लूटूथ से आप कनेक्ट हो सकते हो 30 फीट दूरी तक लास्ट। वाईफाई में 300 फीट 400 फीट इतना होता है, तो 300 फीट हम इसको मानते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म ये पूछा जाता है, वायरलेस फिडिलिटी इसको कहा जाता है। वायरलेस की जो रेंज होती है वाईफाई की, कहीं चल रहा है और आप उससे कनेक्ट होना चाह रहे हो वाईफाई से, तो वो कितना होता है? वायरलेस फिडिलिटी उसको कहते हैं। 300 फीट इसकी रेंज होती है। इसका नया रूप जो है वो क्या कहलाता है? लाईफाई कहलाता है। लाइट फिडिलिटी, जो प्रकाश की गति के बराबर आपके डेटा को उसको पहुंचाती है, उसकी स्पीड प्रकाश की गति के बराबर होती है। इससे 10 गुना 100 गुना, हाँ वाईफाई से 100 गुना ज़्यादा होता है ये लाईफाई, ठीक है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लाईफाई, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, लाइट फिडिलिटी ये होता है। और वाईफाई का क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी होता है। अब क्या है इसके बाद में एक होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है? ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। यह एक प्रकार का नेटवर्क है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। यह एक प्रकार का नेटवर्क है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसे किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है।
इसका मतलब सिक्योर नेटवर्क अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हो, ऐसा नेटवर्क है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो एक सिक्योर नेटवर्क अगर आपको बनाना है तो उसे बोलते हैं वीपीएन, प्राइवेट नेटवर्क है। और आपको स्ट्रांगली ऐसा रिकमेंड किया जा रहा है कि आपको सिक्योर होना चाहिए, तो उसके लिए हम बनाते हैं नेटवर्क, किसी कंपनी का आंतरिक नेटवर्क है जैसे कि, उससे हम इंटरनेट के जरिए जुड़ रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे कोई और दूसरा हैक नहीं कर सके उसको, तो वो क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है। तो आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ईमेल के बारे में, बात कर लेते हैं। ईमेल के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ईमेल के एड्रेस का जो भी है पार्ट्स हैं इसके वो पूछे जाते हैं। तो ईमेल एड्रेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। ईमेल का पहला ये है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल जो है, ई का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब होता है संदेश। अगर आप किसी संदेश को या मैसेज को आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर भेजते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ईमेल क्या बोलते हैं, ईमेल उसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब है संदेश भेज रहे हो आप, और किसके, इंटरनेट के द्वारा भेज रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली भेज रहे हो उसको। ईमेल के माध्यम से कोई व्यक्ति विशेष या यूज़र का समूह दुनिया भर में किसी भी से भी संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। या तो कोई व्यक्ति विशेष है या यूज़र्स का ग्रुप है, तो कई सारे यूज़र का ग्रुप है, वो आपस में क्या है, कहीं से भी कहीं भी संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। किसके माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। ईमेल एड्रेस किसी मेल सर्वर पर ऐसा स्थान होता है जहां मेल स्टोर की जाती है। इस स्थान को मेल बॉक्स भी कहा जाता है। मेल सर्वर क्या होता है, मेल सर्वर जो मेल्स को स्टोर करता है, जहां पे आपको स्पेस दिया जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं, मेल बॉक्स। अब जैसे आपका एक मेल बॉक्स होगा यहाँ पे ना, एक अकाउंट बन जाता है आपका जीमेल पे, और उस पे उस मेल बॉक्स में आपकी क्या होंगी, मेल इकट्ठी होती रहेंगी। आपने जैसे मान लीजिए कोई लिखा, कुछ भी आपने लिखा, तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये लिख दिया आपने, यहाँ एक स्लाइड बना रखी है आपने, ये एड्रेस दे रखा है। तो अब क्या है, इसमें क्या है कि आपका जो मेल सर्वर है वहाँ पे इस ईमेल आईडी में आपको एक जगह मिल जाएगी। मेल सर्वर पर ऐसा स्थान होता है जहाँ ईमेल स्टोर की जाती है। तो इस ईमेल एड्रेस की जितनी भी मेल आएंगी वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी, किस जगह पे, इस मेल सर्वर पे। तो मेल सर्वर पर वह स्थान जहाँ पे ईमेल स्टोर की जाती हैं, उस स्थान को मेल बॉक्स भी कहा जाता है। तो ईमेल एड्रेस किसी मेल सर्वर पर ऐसा स्थान होता है। तो ईमेल एड्रेस क्या है, किसी मेल सर्वर पर ऐसा स्थान होता है जहाँ मेल स्टोर की जाती हैं। तो मेल सर्वर पे एक अपना ईमेल एड्रेस बना हुआ है और वहाँ पे अपनी मेल्स स्टोर होंगी। जैसे ये मेल सर्वर है, यहाँ पे बना हुआ है jaysaraswat.cbpr@gmail.com। तो यहाँ पे सारी हमारी मेल आती रहेंगी, इसे कहेंगे मेल बॉक्स कहेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे अपनी मेल्स आती रहेंगी। तो मेल सर्वर का वह स्थान जहाँ पे हमारी मेल आती हैं, उस एड्रेस को क्या कहते हैं, ईमेल एड्रेस कहा जाता है। अब इसके बाद में फिर ईमेल मैसेज में 5 सेक्शन होते हैं। ईमेल एड्रेस, हेडर, बॉडी, अटैचमेंट, ऑप्शनल, ये क्या होता है, सिग्नेचर, इस तरह से ऑप्शन होते हैं। तो पहला तो होता है ईमेल एड्रेस, एड्रेस देने वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, टू होता है, फिर उसमें बीसीसी होता है, सीसी होता है, उसके बाद में फिर क्या है, ये होता है। तो उसके बाद में मैसेजिंग, मैसेज क्या है वो होता है, हेडर में आता है, एक तो है ना ये हेडर। एक होता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में क्या होता है, बॉडी सेक्शन में क्या है, आपका मेल लिखा जाता है। जैसे ये ईमेल एड्रेस हो गया और इसके बाद में हेडर सेक्शन हो गया। फिर बॉडी सेक्शन में क्या है, अपन मेल लिखते हैं इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, अटैचमेंट होता है, ये ईमेल एड्रेस दिया जाता है एक तो। उसके बाद में हेडर सेक्शन होता है जहाँ हेडिंग दी जाती है, मैसेज दिया जाता है किसके लिए। फिर बॉडी में अपन मेल लिखते हैं, और अटैचमेंट में अपन क्या करते हैं, हम लोग अटैचमेंट में हमें क्या भेजना है, मतलब कोई फाइल, कोई फोटो या कुछ भी अटैच करके भेजनी है किसी को, वो। लास्ट में क्या होता है, अपने सिग्नेचर, ये ऑप्शनल होता है। तो ये दोनों पार्ट ऑप्शनल हैं। तो 5 सेक्शन होते हैं इसके, ईमेल एड्रेस, हेडर, बॉडी, अटैचमेंट और क्या है, सिग्नेचर। अब ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें 2 भाग होते हैं। वो एक तो होता है यूज़र नेम और एक होता है होस्ट नेम। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, यूज़र नेम है, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, होस्ट नेम है। और इसको अलग किससे करते हैं,
इससे @ सिंबल से करते हैं। तो दोनों पार्ट को, ईमेल आईडी के जो दो पार्ट हैं उन दोनों पार्ट को अलग अलग करने के लिए कौन सा हमारे पास में होता है, हमारे पास में एक सिंबल होता है जिसका नाम होता है @ इस @ सिंबल से हम इन दोनों पार्ट को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है ना, तो दोनों पार्ट को अलग अलग करते हैं। ये तो हमारा क्या होता है, यूज़र नेम होता है, ये वाला जो होता है ये यूज़र नेम है। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे होस्ट नेम। ये तो होस्ट नेम है और ये क्या है अपना यूज़र नेम। और इन दोनों को जो अलग कर रहा है वो कौन सा है, @ सिंबल होता है। तो ये पूछा जाता है कि ईमेल आईडी के दोनों पार्टों को अलग अलग करने के लिए कौन से सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो कौन से सिंबल का यूज़ किया जाता है, उसके लिए @ सिंबल का यूज़ किया जाता है, जो यूज़र नेम वाले पार्ट को और होस्ट नेम वाले पार्ट को अलग अलग करता है। अब बात करते हैं ईमेल के जनक कौन हैं और किसको ईमेल के जनक का श्रेय जाता है। तो रे टॉमलिंसन जो हैं, उन्होंने 1971, इनको क्या है, ईमेल के जनक कहा जाता है। रे टॉमलिंसन जो हैं उनको क्या है, 1971 में इन्होंने ईमेल के इसको स्टार्ट किया था, पेटेंट कराया था। उससे पहले भी काफ़ी लोगों ने काम किया था। इंडिया के हमारे एक सेवा थे, उन्होंने भी ईमेल पर पूरा काम कर लिया था पर पेटेंट नहीं करा पाए थे। तो 1971 में रे टॉमलिंसन जो हैं उनको क्या है, ईमेल का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पेटेंट करा लिया था उस टाइम पे। तो इनको हम क्या कहते हैं, रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक माना जाता है। ठीक है। हॉटमेल एक वर्ल्ड फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस थी जो कि 1996 में स्टार्ट हुई। उसके जनक क्या है, सुबीर भाटिया को माना जाता है। हॉटमेल जो है वर्ल्ड की पहली फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस थी जो 1996 में स्टार्ट हुई थी, हॉटमेल, और उसको सुबीर भाटिया जो है उनको उसका जनक माना जाता है। अब आइए देखते हैं अब ईमेल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ईमेल में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका क्या क्या मीनिंग होता है। तो ईमेल में सबसे पहले होता है इनबॉक्स। इनबॉक्स में क्या होता है कि बाहर से आए हुए ईमेल इनबॉक्स में रहते हैं। बाहर से जो मेल आप हमारे पास में आते हैं तो वो कौन से फोल्डर में मिलते हैं आपको, इनबॉक्स फोल्डर में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, इनबॉक्स फोल्डर में आपको ये मिलेंगे। दूसरा जो है इसमें वो है आपका सेंट। सेंट में क्या होता है कि जो भी मेल आपने भेजे हैं, किसी को भी भेजे हैं आपने, तो वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, सेंट वाले फोल्डर में इसमें मिलेंगे आपको। ईमेल के कंपोनेंट्स हैं। इनबॉक्स में तो बाहर से आए हुए मेल रहते हैं और जो मेल आपने भेजे हैं वो किस में मिलेंगे आपको, सेंट में जा कर के मिलेंगे। इसके बाद होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्या होता है कि आपको भेजने के लिए, मीन्स आपने मेल इसको तैयार कर लिया। ड्राफ्ट का मीन्स क्या है, आपने तैयार कर लिया और उसको आपको क्या करना है, भेजना है। केवल आप रेडी हैं, आपने मेल बना लिया है, सब काम कर लिए हैं और उसको बस क्या है कि सेंड नहीं किया है, तैयार कर रखा है, टाइप कर रखा है या कुछ भी अटैच कर रखा है, कुछ भी है, तो केवल बस सेंड नहीं किया, तो रेडी टू सेंड है, तो वो किस में है, ड्राफ्ट में है, भेजने के लिए जो है। ट्रेस का मीनिंग होता है जंक मेल। यदि अनचाहे मेल जो कि स्पैम मेल होते हैं ट्रेस में शो होते हैं। ऐसे मेल जो संदिग्ध होते हैं, जिनमें ऐसा लगता है सिस्टम को कि इनमें वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो किस में आते हैं, वो ट्रेस फोल्डर जो होता है आपका, वहाँ पे वो दिखाई देते हैं आपको। इसके बाद में क्या होता है, कंपोज। कंपोज में क्या होता है, कंपोज में मेल भेजने के लिए कंपोज पर क्लिक करते हैं। पहले एक चलता था सिस्टम, उसमें आता था न्यू करके आता था, न्यू में आप मेल भेजते थे। अब आजकल क्या आता है, कंपोज नाम का ऑप्शन आता है मेल भेजने के लिए। नया मेल अगर आपको भेजना है तो आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तब जाके स्टार्ट होगा। 2 में क्या करते हो, जिसको मेल भेजना है उसका ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। जिस किसी व्यक्ति को आपको मेल भेजना है तो वहाँ पे 2 में उसका एड्रेस लिख दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके @ ये इस तरीके से। उसके बाद में सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है कि किस लिए मेल उसको भेज रहे हो, तो आपने लिखा डॉक्यूमेंट सेंडिंग या कुछ भी, जो कुछ भी लिख दिया। सब्जेक्ट में ईमेल के बारे में विषय वस्तु लिखी जाती है सब्जेक्ट में। ठीक है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर आप एक ईमेल को एक साथ कई लोगों को भेज रहे हो तो कार्बन कॉपी में अगले बंदे को ये पता लग जाता है कि और किन किन लोगों को ये मेल भेजा गया है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 1 नंबर वाले का लिखा है ये gmail.com ये लिखा। अब आपने सीसी में क्या किया, 2 3 4 इनको किया।
तो नंबर 2 वाले को ये पता लग जाएगा कि 3 को और 4 को भी मेल भेजा है। नंबर 3 वाले को पता लग जाएगा कि 2 को और 4 को भेजा है। नंबर 4 वाले को पता लग जाएगा 2 को और 3 को भी मेल भेजा है। ठीक है ना। तो सीसी में क्या होता है, कार्बन कॉपी में एक साथ कई लोगों को अगर आप भेजते हो तो सबको आपस में पता लग जाता है। जैसे आपने एक को भेजा, फिर सीसी में आपने डाल दिया 2 3 4, तो 2 को पता रहेगा कि 3 को 4 को भी भेजा है, 3 को पता होगा कि 2 को और 4 को भी भेजा है, 4 को पता रहेगा कि 3 को और 2 को भी भेजा है। अगर आपने ये कर दिया होता बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो यहाँ पे क्या होता, 2 3 4 को जाता तो सही, बट क्या है 2 को पता नहीं होता कि 3 को और 4 को भी भेजा है, 4 को पता नहीं होता कि 3 को और 2 को भी भेजा है, तो आपस में इनको पता नहीं लगता। इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। तो सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी जो होता है वो क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है। गुप्त रूप से अगर आप लोगों को मेल भेजना चाह रहे हो जिसमें किसी को बताना नहीं चाह रहे हो, तो वो क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है गुप्त रूप से अगर मेल भेजना चाह रहे हो, किसी को बताना नहीं चाह रहे हो। एमई का मतलब होता है कि अपनी मेल आईडी से अपनी ही ईमेल आईडी पर ईमेल भेजने पर वह इनबॉक्स में एमई नाम से शो होता है। अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, अपनी मेल आईडी से खुद को ही मेल भेज रहे हो, तो वो क्या होता है, एमई नाम से सेव होता है। मी नाम से ऐसे आता है आपका जो इनबॉक्स है, इनबॉक्स में क्या है इस तरीके से शो होता है, ये ऐसे शो होगा, जैसे जो भी आया तो मी इस तरीके से सब्जेक्ट आ जाएगा। तो मी कब आता है, जब अपनी ईमेल आईडी से अपनी ईमेल आईडी पर मेल भेज रहे हो तो इनबॉक्स में वो मी नाम से शो होता है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईमेल के आविष्कारक कौन थे, और रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है ये वाला जो पार्ट होता है यूज़र नेम कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है लास्ट वाला ये क्या है, होस्ट नेम कहलाता है। होस्ट नेम और यूज़र नेम 2 पार्ट होते हैं किसी भी ईमेल एड्रेस के, और बीच में क्या होता है उनके में @ सिंबल से अलग अलग करते हैं उसको। इसके अलावा ईमेल के जनक जो है वो किसको माना जाता है, रे टॉमलिंसन को माना जाता है। ईमेल में जो कंपोनेंट होते हैं, इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट, ट्रेस, कंपोज, टू, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी, इन सब का आपको ध्यान होना चाहिए। सीसी में क्या होता है, कार्बन कॉपी, बीसीसी का क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है। ईमेल के 5 पार्ट होते हैं, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, हेडर, बॉडी, अटैचमेंट और सिग्नेचर होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम किसके लिए, नेटवर्क के लिए। तो संसार का सबसे पहला जो नेटवर्क था वो था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। अमेरिकी रक्षा अनुसंधान कंपनी जो थी, अमेरिकी रक्षा अनुसंधान एजेंसी जो थी, इसने इसको बनाया था। तो अभी बात की थी कि इंटरनेट का जनक किसको माना जाता है, विंटन ग्रे सर्फ को माना जाता है। ठीक है। विंटन ग्रे सर्फ जो होते हैं उनको इंटरनेट का जनक माना जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 1995 को हुई थी। ठीक है। भारत में कंप्यूटर की इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 1995 को, और किससे ने की थी, BSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये हमारा ISP है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। अब ये जो था संसार का पहला नेटवर्क, ये जो था ARPANET, ये क्या था, अमेरिका में उस टाइम विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। 1969 की ये बात है। 1969 में ये पहला नेटवर्क बनाया गया था, ARPANET। तो अमेरिका ने इस तरह का कोई नेटवर्क बनाने के लिए अपनी रक्षा एजेंसी को कहा कि भाई वो ज़मीन के अंदर बने और कोई हमला करे तो उसमें आपस में हम बात कर सके, और इसका कोई एक मेन सेंटर नहीं हो, कहीं से कहीं को भी मैसेजिंग हम कर सकें। ऐसा नहीं हो कि एक सेंटर हो, सेंटर ध्वस्त हो जाए तो हम आपस में बात नहीं कर पाए, कोई सेंटर नहीं हो, सेंट्रलाइज नहीं हो, आपस में कोई कहीं से भी किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, एक जगह से कनेक्शन हट जाए तो दूसरा बात कर सके। तो तब इसकी शुरुआत हुई थी, तब ये दो कंप्यूटरों के बीच में सिग्नल भेजा था, मैसेज भेजा था, तो उसे हम क्या कहते हैं, ARPANET कहते हैं। तो पहला जो नेटवर्क था वो 1969 में आया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क किया आया था। और किसने डेवलप किया था ये, DARPANET, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, अमेरिका की जो थी उसके द्वारा 1969 में इसको बनाया गया था। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ARPANET संसार का सबसे पहला नेटवर्क था। इसके बाद हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र की। तो वेब ब्राउज़र जो है वो क्या होता है, वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो
किसी भी वेब पेज को यूज़र के सामने प्रदर्शित करता है। यूज़र जिस भी पेज की डिमांड करता है, जिस भी वेबसाइट की डिमांड करता है, वो उसके सामने उसको ला करके खोज करके उसको बता देता है। तो इंटरनेट से जुड़े किसी वेब पेज को यूज़र के सामने प्रदर्शित करने वाला प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर ब्राउज़र कहलाता है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। चाहे वो कैसा भी वेब ब्राउज़र है, वो किस में माना जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में माना जाता है। ठीक है, यूज़र जिस किसी वेब पेज को देखना चाहता है उसके सामने ला करके वो उसको प्रदर्शित करता है। तो ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? वेब ब्राउज़र कहलाता है। फर्स्ट जो वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था आपका? www था, वर्ल्ड वाइड वेब। 1990 में सबसे पहले ये वेब ब्राउज़र टिम बर्नर्स ली द्वारा बनाया गया था। किसने बनाया था? 1990 में www ये था पहला वेब ब्राउज़र। किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। टिम बर्नर्स ली। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र था वो उसका नाम क्या था? www। किसने बनाया? टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। जो टेक्स्ट ब्राउज़र था ये क्या था? टेक्स्ट ब्राउज़र था। मीन्स जैसे आप नेट चलाते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम पे या किसी पे भी, तो आपको ग्राफिक्स भी दिखती है, मल्टीमीडिया, एनिमेशन सब कुछ दिखता है। पर उस टाइम पे इस पे केवल अक्षर, जो भी टेक्स्ट था वही दिखता था, ग्राफिक्स नहीं दिखते थे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। टेक्स्ट ब्राउज़र का मतलब केवल टेक्स्ट को सपोर्ट करता था, चित्र वित्र और एनिमेशन, मल्टीमीडिया ये आपको नहीं दिखते थे इस पे। तो पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? जिसका नाम था www, वर्ल्ड वाइड वेब। 1990 में पहला वेब ब्राउज़र बना और किसने बनाया? टिम बर्नर्स ली ने बनाया। सवाल पूछ सकता है कि फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा था? www। फर्स्ट वेब ब्राउज़र किसने बनाया? टिम बर्नर्स ली ने। फर्स्ट वेब ब्राउज़र कब आया? 1990 में आया। ठीक है, पहला वेब ब्राउज़र फर्स्ट टेक्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा था? www था। ठीक है, उसके बाद में फिर पहला ग्राफिकल ब्राउज़र जो आया उसका नाम था मोज़ेक। उसका नाम क्या था? ग्राफिकल ब्राउज़र जो आया, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, मोज़ेक था। और वो कब आया? 1993 में आया था ये। और ये क्या था? ग्राफिकल ब्राउज़र था ये। फर्स्ट पहला ग्राफिकल ब्राउज़र था जो किस में आया था? 1993 में मोज़ेक था। ठीक है, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र मोज़ेक आया था 1993 में। इसके बाद में क्या है? वेब 2.0 के बारे में कुछ पूछा जाता है, एक आध दो जगह सवाल आए हैं। तो वेब 2.0 क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब की दूसरी पीढ़ी का वर्णन करने के लिए जो ऑनलाइन सहयोग हेतु है। दूसरी जो पीढ़ी है वर्ल्ड वाइड वेब की, www जो है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब जो है, एक वेब सर्वर भी है, अब वेब ब्राउज़र का नाम है ये। तो उसकी दूसरी पीढ़ी का वर्णन करने के लिए क्या है? ये वेब 2.0 उसका एक वर्जन है। अब ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है या है, तो आपको मोस्ट जो इम्पोर्टेंट वेब ब्राउज़र हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं। तो हमारे वेब ब्राउज़र होता है गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चल रहा है अब सबसे ज़्यादा। मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा एक ब्राउज़र है, सफारी ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसका नाम है IE कहते हैं इसे, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये दोनों क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। स्लिम जेट ये वेब ब्राउज़र है, मैक्सथन है, नेटस्केप नेविगेटर है, बेवाल्डी है, यूसी ब्राउज़र है और येंडेक्स है। ये सब के सब क्या है? हमारे वेब ब्राउज़र हैं जिनसे हम वेबसाइट खोल के देख सकते हैं, जिनकी सहायता से हम वेब पेज देख सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर ये पूछा जाए कि इनमें से वेब ब्राउज़र नहीं है तो आपको थोड़े बहुत वेब ब्राउज़रों की नॉलेज होनी चाहिए। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, ओपेरा है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, स्लिम जेट है, मैक्सथॉन, नेटस्केप, विवाल्डी, यूसी ब्राउज़र और येंडेक्स। ये सब के सब क्या है? ब्राउज़रों के नाम हैं। कोई सा भी ब्राउज़र लेके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम वेब पेज की। ठीक है ना, इसमें से ऐसे भी सवाल दे सकता है, निम्न में से वेब ब्राउज़र नहीं है, तो डाल दिया मैक्सथॉन, ये डाल दिया नेटस्केप, विवाल्ड ये डाल दिया, गूगल क्रोम और एक और डाल दिया कुछ है ना गलत। तो आपको पता है मैक्सथॉन है, नेटस्केप है, गूगल क्रोम है और एक जो नहीं अलग से डाल दिया उसको टिक करना है फिर। ठीक है, तो ये आपको नाम याद होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। गूगल क्रोम, मोजिला, ओपेरा, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, स्लिम जेट, मैक्सथॉन, नेटस्केप, विवाल्डी, यूसी ब्राउज़र और क्या है आपका? येंडेक्स। नेक्स्ट आता है वेब पेज क्या होता है। तो
तो वेब पेज में क्या होता है, इसमें आता है फिर आपका वेब पेज। वेब पेज में क्या होता है आपका, वेब पेज इंटरनेट पर उपलब्ध एक डॉक्यूमेंट होता है। इंटरनेट पर उपलब्ध एक डॉक्यूमेंट होता है वेब पेज, जिसे इंटरनेट से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, जिसे क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र, जैसे अभी जो बताया था, की सहायता से देख सकता है। तो इंटरनेट पे एक डॉक्यूमेंट जो पड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेब पेज कहते हैं। आपको उसको वेब ब्राउज़र से जुड़ा, वेब ब्राउज़र की सहायता से इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में गूगल क्रोम है, आपने गूगल क्रोम में वेब पेज जो पड़ा हुआ है किसी वेबसाइट पे या कहीं पे भी, उसका एड्रेस डाला तो वो वेब पेज आपके सामने आ जाता है। वेब पेज में क्या हो सकता है, एक इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज फ़ोटो हो सकती है, कुछ लिखा हुआ हो सकता है, साउंड ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, मल्टीमीडिया मतलब कितने भी मीडिया सब मिला के हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, कोई ऐसी ग्राफिक्स जो क्या है, ऐसी कोई ग्राफिक्स हो सकती है जो एनिमेटेड हो, मतलब ये वो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसका सवाल आता है कि एक वेब पेज में हो सकता है इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो और उपरोक्त सभी, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो एक वेब पेज में क्या है, इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, मल्टीमीडिया, एनिमेशन सब हो सकते हैं। दुनिया का प्रथम वेब पेज टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1991 में बनाया गया। तो 1990 में क्या है, टिम बर्नर्स-ली ने www फर्स्ट टेक्स्ट ब्राउज़र दिया था टिम बर्नर्स-ली ने। उसके बाद 1991 में HTML भाषा में एक वेब पेज बनाया था। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज से वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, इस लैंग्वेज से क्या किया जाता है, तो इसका पूछा जाता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसलिए एक लैंग्वेज होती है जिसमें वेब पेज डिजाइनिंग के लिए काम में आती है। तो एक वेब पेज में क्या क्या हो सकता है, इमेज है, टेक्स्ट है, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, सब कुछ डाल सकते हो वेब पेज पे, और वेब ब्राउज़र की सहायता से इंटरनेट से जुड़ के उस डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हो। तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट है जो कोई भी यूज़र इंटरनेट से जुड़ा हुआ वेब ब्राउज़र की सहायता से उसको देख सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर आगे इसमें आगे बढ़ेंगे, वेब ब्राउज़र क्या है, वेब साइट क्या होती है, पोर्टल क्या होता है, इसके अलावा फिर IP एड्रेस क्या है, DNS क्या है, डोमेन नेम सर्वर वगैरह। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।